तो सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, कल अपन एक चीज पढ़ी थी, अगर बिजनेस में फ्रॉड होता है, डिफॉल्ट होता है, तो आपके पास दो चॉइस है। एक तो आप उसको रेक्टिफाई कर दो, इंडेमनीफाई कर दो, एक्सेप्ट कर दो, अब सब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर लो। सेकेंड ऑप्शन है कि आप सब मिलकर डिसाइड करो कि वही पे करेगा अकेला, बस खत्म। ये दो ऑप्शंस आपके पास थे, अपन ने पढ़ा था ना कल, याद है? चलो अपन ने म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज सेक्शन 13। A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. इसका मतलब क्या है? A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the business. आप जॉब जब करते हो आपको क्या मिलता है रिटर्न में? जब आप, थैंक यू सो मच, ऑनलाइन आंसर देते तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि आप लोग देख रहे हो मुझे। ऐसा ऑप्शन होता है कि ऑनलाइन में, ऑनलाइन देखते देखते मीटिंग को ऐसे साइड में होना और इधर यूट्यूब पे पिक्चर्स देखना, ऐसा कर सकते हो? तुम लोगों ने किया, इसकी वजह से तुम बोल रही है सब चीजें। फैन कौन सा नंबर है 20 का? अब कौन सा फैन है भगवान? लास्ट ही बटन है बस। अभी एसी चालू था? बंद है एसी तो लगाओ। अभी चालू था बटन, सब बटन दबा दिए, कौन सा बटन पता नहीं मैं। चलो हो गया एसी। अब बोलना मत थोड़ी देर बाद, सब ठंड हो गए, एसी बंद कर। अब इतने ही बटन है उसमें। सर उसको झाड़ू लेके से हिलाओ। एसी नहीं छोड़ दो, इतने ही बटन है, सब बटन खत्म हो चुके। थोड़ा इंटरनेशनल करो थोड़ा। थैंक यू सो मच माय हित चिंता। अभी वही कहता है, रेगुलेटर घुमाता है, फिर उसका बोर्ड निकाल के उसमें देखता है कुछ कनेक्शन लगा सके। अपने पास बहुत टाइम। क्या उसका टेंशन मत लो, मैं प्रोजेक्टर का कुछ नहीं। मेरी ध्यान लोगो, मेरे को कुछ होता है कि इधर उसका क्या, वो वापस आएगा, मैं नहीं आऊंगा। नहीं है, छोड़ उस फैन को ना घुमाना पड़ेगा, एसी की हवा आ जाएगी। हाँ कहाँ पे? ठीक है, तुम डागा मत मुझे, होना है अभी। चलो चलो, ऐसा कुछ होता था बोलने का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब करते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? आ जाओ। निकिता दिखी थी क्या? है क्या पीछे? वो भी आएगी तो फिर वापस मैं बोलूंगा क्या मिलता, वापस वो आएगी। फिर एक ही बार स्टार्ट करता हूँ मैं, जस्ट 1 सेकेंड डिस्टेंस। हाँ तो अपना टाइमिंग ही आपके हिसाब से रखता हूँ मैं। अपन मेरे को लगता है क्लास का टाइमिंग ऐसा रखना चाहिए कि 2:30 बट स्टार्ट होगा 2:45। अगर ऐसे मैंने बोल दिया तो आप 3 बजे आओगे, फिर आ जाओ। अब फाइनली सब लोग आ चुके, तो आप फाइनली स्टार्ट करते हैं। जब मैं आ चुके ऑनलाइन मैडम, जब मैं जॉब करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में तो रिटर्न में क्या मिलता है? अब मैं जब बात करूँ तो फर्म की, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे रेम्यूनरेशन नहीं मिलता आपको। यहाँ पे रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको प्रॉफिट में शेयर मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। क्योंकि अपन ने बेसिक कंडीशन क्या पढ़ी थी पार्टनरशिप स्टार्ट करने के पहले? पार्टनरशिप किस चीज के लिए स्टार्ट करते हैं? एक बिजनेस एंड प्रॉफिट के लिए। तो रेम्यूनरेशन अगर आप लेना चाहते हो, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉइज को। पार्टनर एम्प्लॉय थोड़ी है, पार्टनर ओनर है, तो वो रेम्यूनरेशन नहीं लेता, वो क्या लेता है? प्रॉफिट में शेयरिंग लेता है। तो इसकी वजह से ये फर्स्ट लाइन वो कहती है, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। वो कहता है कि मैं रोज आता हूँ, कंडक्ट को बिजनेस का एक्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत सा काम करता हूँ। नहीं भाई, जब बाद में प्रॉफिट होगा तो उसको तेरे को इक्वल मिलेगा ना वहां में शेयर।
तो उसी की वजह से वहां पे मिलता है, उसको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। एग्जाम में कभी केस हुआ या कुछ भी पूछेंगे इसके ऊपर, whether partner is eligible to get the remuneration? No, because partner is not an employee. Partner is the owner of the business, so he can get the shares in profit. ऐसा आंसर उसको एक्सप्लेन करो। चलो, the partner are entitled to share equally in the profit earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. ये फ्रॉड की बात नहीं कर रहा है अभी। अगर फ्रॉड की बात होती तो इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, डिसाइड करते फिर ये कि उसके ऊपर पूरा क्लेम देना है या अपन पूरे मिलकर डिवाइड इसको पे करेंगे। तो ऐसा कुछ अभी तक डिसाइड नहीं, बट यहाँ पे डिफॉल्ट की बात नहीं होगी, यहाँ पे नेचुरली सबके साथ डिवाइड होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। Where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profit. आप पता है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन का प्यार, पीबीआईटी। पीबीआईटी, पीबीआईटी मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या कहते हैं उसे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको आगे है नेक्स्ट लेवल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीबीआईटी। अब पीबीआईटी में अगर 10,000 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले क्या कट होगा यहां से? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 5,000 गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से मेरा क्या माइनस होगा? ये कितना बचा? 5,000। इसमें से 2,000 क्या गया? टैक्स। बचा कितना? 3,000। ये होता है मेरा पैट। फिर इसके बाद मेरे पास अगर इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 है नंबर ऑफ शेयर्स। कितने मेरे नंबर ऑफ शेयर्स? 10। तो इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब वो कितना आएगा? 3 ये गया कितना है? 300। तो एक शेयर पे मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा? 300। तो ऐसे निकालते हैं पीएस। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे, तो अभी अपन तो शेयर्स की बात नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात करी, शेयर्स की नहीं बात करी। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3 पार्टनर्स में। 3 पार्टनर है तो 3 में, 4 है तो 4 में। अब सुनो, अब इसमें यस, हाँ नहीं 3,000 क्या 300 का? हाँ 3,000 का, 3,000 का, 300 का नहीं, वो आगे की प्रोसेस है, वो अभी आपके, क्योंकि शेयर्स की नहीं, कंपनी की बात नहीं चलेगा, अभी पार्टनरशिप की बात करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप वगैरह कंपनी आ गई, बट कंपनी की नेक्स्ट स्टेप वो वाली जो मैंने अभी आपको बताई। अब ये 3,000 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट मिलता है, यहाँ पे आपको शेयरिंग मिलता है, बट यहाँ पे जो आपने इंटरेस्ट किया ना, यहाँ पे कट, यहाँ पे कैपिटल भी आपने इंटरेस्ट पे किया ना। पार्टनर्स जब पार्टनरशिप का लोन देते हैं, लोन ही देते हैं ना, तो लोन देते तो उनको उसमें क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। तो पहले उनको इंटरेस्ट कहां से कट किया जाता है? प्रॉफिट से। जब प्रॉफिट से इंटरेस्ट कट किया जाएगा, फिर टैक्स कट किया जाएगा, फिर लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा फिर वो डिवाइड किया जाता है पार्टनर के साथ। चाहे ये प्रॉफिट भी हो सकता है, ये चाहिए लॉस भी हो सकता है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को कट किया जाता है, तो इंटरेस्ट तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, बट श्योरिटी नहीं है लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। Any payment or advance the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at rate of beyond 6% per annum till the repayment even after the dissolution. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लॉ में इसके ऊपर आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट एक मार्क करना, इस अंडरलाइन को। Any payment or advance the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of beyond 6% per annum till the repayment even after the dissolution. सुनो, जब मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, पार्टनरशिप स्टार्ट की तो मैंने एडवांस में इनको 5 लाख रुपए दिया पार्टनरशिप में। ए ने कितना दिया? 5 लाख, ठीक है। बी ने कुछ दिया नहीं है, सी ने कुछ दिया नहीं है, ए ने 5 लाख रुपए दिया। अब ये बोलते हैं कि आपने एडवांस दिया, तो आपको किससे बियॉन्ड होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपका 6% से बियॉन्ड होना चाहिए, तभी तो ये बिजनेस है ना। तो ये भाईचारा है। फिर मैं अगर 4% से देगा उसको, तो ये क्या भाईचारा है? फिर ये कौन सा बिजनेस है? फिर यहाँ पे कहां पे रिलेशनशिप आएगी फिर पार्टनर्स की?
ये घर पे थोड़ी देगा अपन, ये काम कर 2% है, 3% है, अपने घर वाला है, नहीं, ये बिजनेस है। तो यहाँ पे अभाव कितना होना चाहिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आपका कैपिटल या एडवांस, कुछ भी बोल सकते हो, एडवांस कैपिटल के अंडर ही आता है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या कहता है कि आफ्टर डिसोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 जुलाई को पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, नहीं हुआ, बिजनेस लॉस में आ गई, खत्म हो गए, टिल इसके बाद भी इसका इंटरेस्ट चालू रहेगा। 10 जुलाई का अगर पार्टनरशिप आपने बंद कर दी, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो स्टिल आपका इंटरेस्ट का जो पीरियड रहेगा ना, इसके बाद भी चालू रहेगा, जब तक आप उसको रीपेमेंट नहीं करोगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते साहब, भाई साहब मैंने तो पार्टनरशिप के लिए दिया था, बिजनेस के लिए, तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस चालू होने तक इंटरेस्ट होगा, नहीं, पैसा तो मेरा ब्लॉक हो चुका ना, आपके पास ही पड़ा है, जब तक वो मेरे पास नहीं आता मैं इंटरेस्ट कैसे बंद करूंगा? जब आप लोन लेते हो कहीं भी कंपनी से, जब आप पूरा पे करोगे तभी तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, चाहे आपकी 1000 में रिमेनिंग हो ना, चाहे आपने 20 लाख का लोन लिया घर के लिए बैंक से, बट आपका रिमेनिंग 1000 है, स्टिल उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, तभी आपको नोटिस भेजी जाती है कि 1000 पे करो रिमेनिंग। तो ये जब तक आपका डिसोल्यूशन भी हो जाए, जब तक आप रीपेमेंट नहीं करोगे, तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू ही रहेगा, वो 6% अबाव ही होता है। चलो, firm indemnify a partner in respect of payment made and liabilities incurred by him, ordinary and proper conduct of business in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm loss, indemnify कर सकती है firm, किसको? पार्टनर को। ये अपन ने पहले ही पढ़े, पार्टनर्स के अंडर चांस होता है उनको, वो मिलके मेजोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। A partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by its wrongful neglect in the conduct of business of the firm. अब ये उल्टा बोला, दो चीजें बोली इसमें, एक तो फर्म इंडेंटिफाई करेगी, किसको? पार्टनर्स को। इसमें ऐसा भी हो सकता है पार्टनर इंडेंटिफाई करेगा, किसके लिए? सॉरी, किसको? फर्म को। अब ध्यान दो, अब फर्म है, कोई पार्टनर ने डिफॉल्ट कर दिया, अपन ने पढ़ा था, तो उसके पास दो ऑप्शन है फर्म के पास, एक तो एक्सेप्ट करो, एक तो इंडेमनिफाई करो। तो फर्म क्या कर सकती है? इंडेमनिफाई कर सकती है पार्टनर को, बट पार्टनर को ऐसा लगता है कि एक पार्टनर जो अकेला पार्टनर, उसने जो डिफॉल्ट किया उसकी वजह से कंपनी को लॉस होने वाला है फर्म को, तो वो अकेले क्या कर सकता है? इंडेमनिफाई कर सकता है, किसको? फर्म को। क्योंकि फर्म को लॉस है तो पार्टनर्स को भी लॉस है और उसको भी लॉस है, तो ये क्या करेगा? फिर उसको इंडेमनिफाई करेगा। When it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of a contract for the payment of the same. Customary मतलब आप आपके हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। कस्टम्स पता है ना, कस्टम क्या होता है? बहुत सारी जगह पर रूल्स होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं। कस्टम्स मतलब आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे। तो इसमें क्या कहा है कि अगर कोई एक पार्टनर क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स, आपने पढ़ा, एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक नॉर्मल पार्टनर होता है। तो अभी उसमें से कहेगा कि मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं ज्यादा काम करूं तो मुझे थोड़ा रेम्युनरेशन ज्यादा दो। क्या ऐसा एक पार्टनर क्लेम कर सकता है क्या? बट एग्रीमेंट में लिखा नहीं है कि ऐसा कुछ है। क्या पार्टनर क्लेम कर सकता है कि मुझे रेम्युनरेशन चाहिए? पार्टनर्स क्लेम कर सकता है कि मुझे रेम्युनरेशन चाहिए, मैं एक्टिव पार्टनर हूं, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्टनरशिप। उनके लिए कंपल्सरी नहीं कि आपको देना चाहिए, वो रिकमेंडेशन कर सकता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे, मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं काम करता हूं। बट अगर मेजॉरिटी पार्टनर डिसाइड कर लेते कि ठीक है हम आपको दे देंगे, तो इट कैन बी कंसिडर। कहने के लिए क्या है सब भाई, सब कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, एक्सेप्ट तो होना चाहिए ना। बहुत चीजें अपन डिमांड करते हैं बट सब चीजें एक्सेप्ट नहीं होती। लाइफ में जो चाहे वो नहीं मिलता, इसी को तो लाइफ कहते हैं। अधूरी चीजें ही इंसान को लाइफ जीना सिखाती है ना। अधूरी चीजों की वजह से मैं आज सीएस बना हूं। तो ध्यान दो, अरे अधूरी चीज मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। वो अधूरी चीज जो जिंदगी में मुझे चाहिए थी वो नहीं मिला, तो दैट वाज द रीजन आई बिकेम अ सीएस।
अदरवाइज मेरा कुछ रीजन नहीं था बनने के लिए. So she left. Sorry. चलो. If there is no agreement, then you should make a presumption of equality, and the burden of proving that the shares are unequal will lie on party agreeing the same. अब देखो ध्यान. एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है कि कितना शेयर करना चाहिए. यहां पे क्या बोला है कि there is no agreement, then you should make a presumption. Presumption मतलब assumption करना पड़ेगा of equality. And the burden of providing that the shares are unequal will lie on the party agreeing the same. अब ध्यान दो. प्रॉफिट हुआ है मुझे 3000. ठीक है. अब 3 पार्टनर A B C, बट एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है किसको कितना देना है. तो अपन ऐसे अजम्पशन कर लेंगे. क्या कर लेंगे? अजम्पशन, प्रिजम्पशन कि एक पार्टनर को कितना मिलेगा 1000, एक पार्टनर को 1000, एक पार्टनर को 1000. सी कहता है भाई साहब मेरी वाइफ की बहुत डिमांड रहती है, उसको संडे को शॉपिंग को लेने जाना पड़ता है, मेरे को पैसा नहीं कम मिलता है, इट इज अनइक्वल फॉर मी, और मुझे लगता है 1000 मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है. तो जो बंदा क्लेम करेगा ना उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों आपको लगता है आपके लिए अनइक्वल है, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम है वही तो एक्सप्लेन करेगा ना. बी सी को नहीं बोल सकते आपके, आप बताओ आपके लिए हिसाब से कैसे नहीं. अब कोर्ट में जब आप जाते हो केस फाइल करते हो तो कोर्ट को आपको बताना पड़ता है कि दिक्कत क्या, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है केस कैसा हुआ, क्यों आपको लॉस हुआ है, आपको डिफाइन करना. जो चैलेंज करता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. जब आपका सही लगता है फिर बाद में सेकंड वाले को नोटिस इशू किया जाता है, तब तक उसको नहीं बताया जाता क्योंकि आपका झूठ भी हो सकता है. तो इसकी वजह से वो कहता है कि अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो अपन अजम्पशन कर लेंगे ये क्या होगा, इक्वल होगा. एब्सेंस ऑफ इक्वल, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट. जब एब्सेंस होगा एग्रीमेंट का तो अपन क्या अजम्पशन कर लेंगे, इक्वल, या आपका क्या है अजम्पशन है. बट यहां पे अगर सी को लगता है कि इट इज अनइक्वल, देन इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई इट इज अनइक्वल. हैंडराइटिंग अच्छी है या व्हाई इट इज अनइक्वल मेरे लिए तो अच्छी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि नया आ गया ना, मैंने पेन है बड़ा भी. पार्टी करेंगे अपन. चलो तो आपके यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिखा जो आपको इमीडिएटली समझेगा उस लाइन के बाजू में. अगर आपने थोड़ी कष्ट उठा लिए लिखने के तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने याद आएगा. एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इक्वल होगा तो अपन ऐसे अजम्पशन कर लेंगे 3000 वो एबीसी 1000 1000. अगर सी को लगता है अनइक्वल है तो जस्टिफाई करने पड़ेगा व्हाई इट इज अनइक्वल. एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया ना बहुत अच्छा लिखोगे आप, बहुत अच्छा डायग्राम है मेरे पास एक, बना सकते हो. क्वेश्चन पेपर है क्या किसी के पास? यही कौन सा, मतलब यही अभी जो पार्टनरशिप बुक है किसी के पास इंस्टीट्यूट की, उसमें है क्या क्वेश्चन पेपर? तब तक आप लिखो, मुझे दिखाओ एक क्वेश्चन. अपन आज एक क्वेश्चन लेते हैं उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंस्टीट्यूट का, मतलब आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी. ये होने के बाद देखता हूँ. एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ब्रैकेट में लिखा इक्वल, उसके नीचे लिखा अजम्पशन, फिर 3000 एबीसी 1000 1000, फिर यहाँ पे लिखा सी को अनइक्वल लगता है, फिर ब्रैकेट में लिखा जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई इट इज अनइक्वल. नहीं वो यहाँ पे जो जूम होता है ना वो फट जाता है थोड़ा, तो उसकी वजह से हैंडराइटिंग वैसी दिखती है. अदरवाइज यहाँ पे हैंडराइटिंग अच्छी आती है, आपको हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है इसमें. वो सिर्फ यहाँ पे जब यूज होता है ना तो उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा ऐसा फट जाता है. चलो कहा थे. अब ध्यान दो सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, दिमाग में ही होता क्वेश्चन. सर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है कि सर अगर ए ने, आपने बोला ना सर इक्वल की बात की ना आपने, अभी तो ऊपर आपने क्या बात की, इक्वल. सर ए कहता है कि सर मैंने 5 लाख रुपए दिया, सर बी कहता है सर मैंने 3 लाख रुपए दिया,
सी कहता है सर मैंने 2 लाख रुपए दिए। क्या ए कह सकता है क्या कि मुझे प्रॉफिट में ज्यादा शेयरिंग चाहिए क्योंकि कैपिटल मैंने ज्यादा दिया है? क्या ऐसे ए बोल सकता है? ऐसा ए डेफिनेटली नहीं बोल सकता। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल आपको मैडम हम इंटरेस्ट दे रहे ना। सर आपने बोला कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। सुनो, मैं बात किसकी कर रहा था? रेम्यूनरेशन की। मैं बात कर रहा हूं कि मुझे प्रॉफिट में जो शेयरिंग है वो मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैंने कैपिटल ज्यादा दिया है। अब मैं अगर बी और सी से कंपैरिजन करूं ए को, तो मैं ज्यादा दिया कैपिटल मैंने, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जैसे अपने यहां पे डिसाइड किया था 1000 सबको मिलेगा, तो ए बोलेगा कि मुझे 2000 दे दो। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ये क्लेम कर सकता है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल वो क्लेम नहीं कर सकता। मैंने कैपिटल की बात नहीं की थी इसके पहले, मैंने कैपिटल नहीं बोला। मैंने बोला आप क्लेम कर सकते हो रेम्यूनरेशन के लिए कि मुझे ज्यादा रेम्यूनरेशन चाहिए, मैं बिजनेस में पार्ट लेता हूं, मैं एक्टिव काम करता हूं, तो मुझे थोड़ा रेम्यूनरेशन ज्यादा चाहिए, काम के हिसाब से बोला था मैंने। यहां पे बात चल रही कैपिटल की। तुम एक्टिव पार्टनर हो, तुम अगर क्लेम करते हो मैं ज्यादा काम करता हूं, तो आप क्लेम कर सकते हो, वो मेजोरिटी डिसाइड करेगी तो देगी। सपोज अभी बी एक्टिव है, हाँ तो बी क्लेम कर सकता है। हाँ, बी बोलेगा तो उसका कैपिटल कम है। हाँ कैपिटल इवन कम है, तो बोल सकते हैं कि मुझे रेम्यूनरेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए बिकॉज आई एम एक्टिव पार्टनर, तो बोल सकता है, तो बोल सकता है क्योंकि उसको आने जाने का खर्च है वो सब अगर क्लेम कर देता है, तो अगर मेजोरिटी डिसाइड कर तो मैं बात करूँ कैपिटल की। भाई साहब मैं बात करूँ कैपिटल, मैं कैपिटल ज्यादा देगा तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट, ये आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब आपको कैपिटल पे देंगे ना हम इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट भी देंगे, ऊपर से आपको प्रॉफिट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे फिर? सब आप ही लेके जाओगे, ए वाला बोलेगा ए भी लेके जाएगा, तो बी भी बोलेगा मेरा 3 है तू भी लेके जाएगा, तो सी वाला क्या करेगा फिर? वो तो बट सर उसके साथ बी और सी को भी इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना। हाँ, तो फिर बी भी नहीं क्लेम कर सकता ना मैडम। अगर ए नहीं क्लेम कर सकता तो इसका मतलब बी सी क्लेम कर सकते, ऐसा नहीं होगा। कैपिटल के बेसिस पे सी भी नहीं क्लेम कर सकता, बी भी नहीं कर सकता, ए भी नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ कनेक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड प्रॉफिट, क्योंकि इसके ऊपर अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उनको, तो इंटरेस्ट देगा तो प्रॉफिट में भी नहीं मैडम मिलेगा उनको सेम। ठीक है, देखो एक लाइन वही बोली थी इधर। हाँ, there is a no connection between the proportion in which the partners shall share the profit and the proportion in which they have contributed towards the capital of the firm. उसका कोई नाता नहीं है। मैं फॉर एग्जाम्पल ए ने अगर 20 लाख रुपए दिया, बी एंड सी ने नहीं दिया, तो इस केस में फिर आप ये कहोगे कि ए कुछ प्रॉफिट देना चाहिए, तो बी एंड सी वगैरह ना चाहिए फिर उधर उस हिसाब से नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अगर अपन उन्होंने बोल दिया, चलो अपने हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अपन बोले कि नहीं उनको देना चाहिए ज्यादा, अब बी सी ने तो दिया नहीं, उनको कौन से बेसिस पे देंगे फिर? और आपने देना चाहिए लायबिलिटी है कहीं पे मेंशन नहीं, लेने की बात होती है, लॉ में देने की बात नहीं होती कंपल्सरी किसी को। तो इस केस में तो ए का 20 लाख है, बाकी का तो 0 है, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा फिर, वो क्यों बिजनेस स्टार्ट करेंगे फिर? तो पार्टनर्स उसी को कहते हैं ना यार, पार्टनर्स मतलब अपन साथ मिल के सब कुछ साथ है, तेरे पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो मेरे पास अनुभव थोड़ा ज्यादा है, तू आगे चल मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू 1 कदम आगे चल मैं 2 कदम पीछे से भाग जाता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूटर्न भी नहीं। चलो तो ध्यान रखना, तो प्रॉफिट का एंड कैपिटल का कोई कनेक्शन नहीं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, केस लॉ आ जाएगी कि क्या लगता है आपको, ए ने क्लेम कर दिया कि उसका कैपिटल ज्यादा है, तो सो क्या ए कैन क्लेम टू द अदर पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल टू शेयर प्रॉफिट इन टू इंक्रीज द हिज शेयर इन द प्रॉफिट? तो नो, सीधा नो मत बोलो। पहले सेक्शन क्या बोलता है? एज पर सेक्शन, इधर हाँ, एज पर सेक्शन 13 जो तेरा है वो मेरा भी नहीं है, वो सबका है। तेरा याद रखना, सेक्शन जो तेरा है वो मेरा भी नहीं, वो सबका है। तो एज पर सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 has been defined that there is no connection between the capital and profit. If any partner has giving a more capital, so we cannot assume that the such partner has getting more profit as compared to other partners. So B में explain कर दो, वापस वो C में conclusion रख दो। चलो section 14 partnership property.
Property and rights interest in the property acquired with money belonging to the firms are deemed to have been acquired for the firm. Obvious firm क्यों होगा? Using partners property is not the partnership property unless agreement between the partners. कभी कभी होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है और बोलता है मेरे पास पैसा है, तो अपन दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करते हैं. जब तक आप इसके साथ एग्रीमेंट नहीं करोगे ना, अब सुनो, अग्रवाल क्लासेस, अब अग्रवाल क्लासेस सिर्फ यहाँ पे इनके साथ कब टाइप होगा? ये प्रॉपर्टी अग्रवाल नाम की जो फर्म है, फॉर एग्जांपल ए के और ए बी की पार्टनरशिप है हम दोनों में. ए के मतलब अभिजीत कदम सर, ए बी मतलब अक्षय गोल्ड सर. आपको कुछ गालियां सुनाई देंगी, आपको ए क्या है, तो ए के और ए बी दोनों है, हम दोनों पार्टनरशिप हम दोनों में. अब ये जो प्रॉपर्टी हम दोनों के साथ कब जुड़ जाएगी? जब हम इस प्रॉपर्टी के साथ क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे. ये प्रॉपर्टी एक ही की है, ये प्रॉपर्टी उनकी है. बट जब मैं इनके साथ एक ही के साथ बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का. क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं करूंगा ना, तो वो हमारी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो उनके अकेले की प्रॉपर्टी है. तो उनके अकेले की प्रॉपर्टी डज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. तो मैं उसके ऊपर कैसे राइट क्लेम कर सकता हूँ उस प्रॉपर्टी के ऊपर? जब वो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट आ जाएगा, जब दोनों का राइट उसमें आ जाएगा, तभी तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना? तब तक वो उनकी है प्रॉपर्टी. पार्टनर विस, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती दिमाग में, उसके क्लियर करना पड़ता. आप ही बोलते हो वैसे. नहीं, मैं बचपन से कभी ऐसा पढ़े नहीं ये चीजें. आई एम ऑलवेज, कभी ऐसे गलती से भी टीचर सुन बोल देता था, मैं ऐसे कान लगा ऐसे करता था और ऐसे कर देता. पता ऐसे मतलब मेरे को समझ गया क्या बोला था. सॉरी. जब आप ऐसे बोलोगे ना, हम भी ऐसे करते हैं. Partners will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limit. Such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable. ये अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ना, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड्स. अगर आप मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई लिमिट इंपोज किया जाता है कि आप कहीं और बिजनेस नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक ईयर्स के लिए, स्पेसिफिक टाउन के लिए, तो इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. बट कई जगह का आप ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल देते हो कि तू इंडिया में कहीं भी जॉब नहीं कर पाएगा फॉर फ्यूचर में. इट इज नॉट अ वैलिड कंडीशन. तो मैं क्या करूँ फिर? पूरे लाइफ टाइम तक भीख मांगू? सो इट इज नॉट अ वैलिड कंडीशन. Application of the property of the firm subject to contract between the partners. The property of the firm shall be held and used by the partner exclusive for the purpose of business. बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए भाई साहब. अपने कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्सनल यूज के लिए भी करते बहुत सारी चीज. जब मैं कंपनी में सीएस था ना, यूज हेडफोन्स, जब मैं कंपनी में सीएस था ना उस टाइम पे, तो क्या होता था पता है क्या? हमको लैपटॉप दिए जाते थे सीएस बनने के बाद घर पे. तो लैपटॉप क्यों दिए जाते हैं? लैपटॉप होता है कंपनी के काम के लिए. हम क्या करते थे, वाईफाई भी देते थे हमको काम करने के लिए घर पे. तो हम क्या करते थे, कंपनी के काम के लिए इतना वाईफाई नहीं लगता, हम डेली 2-2 पिक्चर डाउनलोड करते थे उसमें वाईफाई पे. क्योंकि कंपनी में दिया तो काम किसके लिए? बिजनेस के लिए. मैं करूँगा पर्सनल यूज के लिए. इतने पिक्चर्स डाउनलोड किए उसमें, और सैटरडे संडे पूरा लैपटॉप पे पिक्चर्स देखने. काम करने के लिए दिया, बट मैं किसके लिए करूँगा? पर्सनल यूज करके. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा अपनी करो, ऐसा नहीं करना चाहिए. इट इज अनइथिकल. ऐसे जो भी लोग करते हैं, इट इज अनइथिकल. ठीक है, तो ऐसे लोग अगर करते हैं तो उनको अपने एडवाइस देनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए. चलो, यस, क्या 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 बोलते हो? तुम्हारा नेट मांगते कंपनी वाले, तो ऐसे कंपनी में जॉब क्यों करना? कंपनी तुमको मांग रहे तो तुम कंपनी से 1 महीने के बाद क्या मांगोगे फिर? वो आपको क्या देगी फिर? मतलब कंपनी को आप ही नेट दोगे खुद का, और कंपनी के पास तो इतना भी पैसा नहीं कि वो आपको नेट दे पाए, और आपका नेट आप उसको दे रहे, तो 1 महीने के बाद कंपनी को क्या मांगोगे आप? कंपनी क्या देगी आपको फिर? नेट ही देगी फिर. बस बोली ये ले 250 का रिचार्ज, वापस बैठे 1 महीना कर, वो नेट मुझे वापस दे, शेयर कर. अगर नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है, मैंने देखा. कभी नेट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हम अपने ही नेट यूज करते. कभी कभी तुम्हारा फोन है, तुम्हारा फोन ही यूज करो, या हमारे फोन से कॉल करते हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन. मैं
एक कंपनी थी, फॉरेन कंपनी थी, उस कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी था। नाम तो बताओ। मैं 2-3 कंपनी में थे, मैं एक कंपनी कभी नहीं कहा। मैंने आर्टिकलशिप जो की ट्रेनिंग, मैं कम से कम 15 जगह पे आर्टिकलशिप की मैंने, क्योंकि एक जगह पे मैं कभी स्टेबल रहा ही नहीं। एक जगह पे मैंने 15 मंथ्स किया था, तो मेरे 15 कंपनी काउंट हुए थे, 15 फर्म्स। एक महीने के कंपनी 15 वाले लास्ट 1 साल की मैंने, जो उसी में, उसमें भी 6 महीने की। बोलो मत किसी को, मैं बता था मैं आपको इसके बारे में, ठीक है। चलो, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स, सेक्शन 16। From the use of property or business connection of the firm, a firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. If a partner carries on any business of the same nature as competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profit made by in business. आपको पता है ना, बहुत सारे लोग कंपनी के नाम पे खुद का भी बिजनेस करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एसोसिएट हूँ किसके क्लास के, अग्लोरी क्लासेस के साथ। इन केस अगर कोई बच्चा आता है साइंस वाला, बोलता है कि सर आप मुझे मैथ्स पढ़ाओ, बोलते चलो मेरे में है टैलेंट, तुम्हें पढ़ा दो देखो, बट कंडीशन ऐसी है क्लास की कि आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको रिटर्न फर्म को देना चाहिए। तो अगर मैं उस साइंस बच्चे को पढ़ाऊंगा, उस मेरे को फीस दे दी खुश होके, सर आपने क्या पढ़ाया है मुझे समझ नहीं आया, तो अगर मुझे फीस दे देता है उस केस में, तभी भी पागल होके, तो वो फीस मैं नहीं रख सकता, वो प्रॉफिट मुझे किसको देना पड़ेगा, अगले क्लासेस उस फर्म को देना पड़ेगा। आप कोई भी पर्सनल प्रॉफिट लेते हो, वो प्रॉफिट आपको फर्म को रिटर्न देना पड़ेगा कंपल्सरी। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन द फर्म। अब चेंजेस कैसे हो सकते फर्म में? कोई जा सकता है, सबको आना है इस जिंदगी में, तो सबको जाना भी है, तो कोई चला जाएगा, कोई रिटायरमेंट लेगा, बुढ़ा हो जाएगा, या नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या बिजनेस जिसके लिए स्टार्ट किया था 5 साल की, वो 5 साल खत्म हो जाएंगे, तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप आप 2-3 टाइप से कर सकते हो। एक तो एट विल, मतलब जब तक कहेंगे तब तक, जब तक ये जान तब तक ये जान। दूसरा था कि मैंने 3 साल के लिए सिर्फ मुझे बिजनेस करना है, तो 3 साल खत्म होने के बाद अपनी पार्टनरशिप। तीसरा होता है कि एट स्पेसिफिक, कुछ पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में मेरे को सिर्फ इस 2 महीने में रेनी सीजन में बिजनेस करना, तो रेनी सीजन खत्म हो आपकी पार्टनरशिप। जैसे गणपति का स्टॉल आता है ना, बहुत सारे लोग अभी स्टॉल लगाते हैं पार्टनरशिप में, 2-2 मिला के। अब जैसे गणपति खत्म हो जाएंगे तो उनका पार्टनरशिप भी, तो उसे एट स्पेसिफिक कहते हैं। तो ऐसे पार्टनरशिप बनती है। तो पार्टनरशिप में चेंजेस भी होते हैं, नया पार्टनर आता है, कोई चले जाते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उसमें भी चेंजेस हो जाता है। After a change in the firm, after the expiry of the term of the firm, or whether additional undertaking are carried out, changes occur in the constitution of the firm. The mutual rights and duties of partner in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before change, subject to the agreement between them. अब ये क्या कहता है कि they were immediately, मतलब कैसे, in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change, subject to the agreement between them. अब सुनो, यहां पे था A प्लस B, दोनों थे A एंड B। अब A एंड B के बीच में आया C। मतलब मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्या पता उन दोनों के बीच में C आ गया? आपका C पे बहुत जोर है, तो A B प्लस C आया उनके बीच में। अब C आया उनके बीच में। अब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट बना था वो किन के बीच में बना था? अब मुझे एक बात हो, जब अपन सी को एंटर करेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों की कंसेंट चाहिए ना। जब इन दोनों की कंसेंट चाहिए, तो आपको क्या लगता है न्यू एग्रीमेंट कैसे बनना चाहिए? फिर A प्लस B प्लस C। बट इसमें जो राइट एंड ड्यूटीज थे वो भी यहाँ पे कैसे होंगे? सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर राइट एंड ड्यूटीज यहाँ पे अगर सेम नहीं होंगे तो ये पार्टनरशिप खत्म होगी ना भाई साहब, ये पार्टनरशिप क्या होगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने इसमें चेंजेस कर दिए राइट एंड ड्यूटीज में, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो भी चेंज हो जाएगा। आपने ऑब्जेक्ट भी चेंज किया, राइट एंड ड्यूटीज भी चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, तो आपकी जो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस है वो तो खत्म हो जाएगी फिर। इसलिए कहता है कि कोई पार्टनर आता है और जाता है, आपकी जो पहले राइट एंड ड्यूटीज थी वो सेम रहेगी। अगर आप सब कुछ चेंज कर दोगे तो आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, आपको न्यू पार्टनरशिप में एंटर करना पड़ेगा फिर। चलो अभी अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी मतलब कौन होता है? क्या आपने आंसर दिया है, एक नंबर। थर्ड पार्टी कौन होता है? तीसरा। मैं खुद नहीं समझता था इसके पर थर्ड पार्टी कौन होता है। चलो अगर हाँ करेंगे ना कोई दिक्कत। चलो हाँ कौन सा आंसर? हाँ चलो एक आंसर्स लेते, एक क्वेश्चंस लेते। पेज नंबर क्या?